नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ आर्मी जीडी एग्ज़ाम और ट्रेडमैन एग्ज़ाम के अंदर आने वाले क्वेश्चनों का एक मॉडल पेपर सेट, जो आपके आने वाले आर्मी एग्ज़ाम के अंदर जो भर्ती होगी उसके अंदर आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाले हैं। अगर आप नए हो इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने साथियों के साथ ज़रूर करना। और काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है, तो अब आप इस चैनल पर रेगुलर वीडियो देखोगे। तो आर्मी एग्ज़ाम के अंदर जो पैटर्न है आर्मी का, वो है 50, टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 15 जीके के होते हैं, 15 साइंस के होते हैं, और 15 ही मैथ के क्वेश्चन होते हैं, और 5 रीजनिंग के होते हैं। तो अगर आप रेगुलर इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं उम्मीद वादा करता हूँ आपसे कि आपका ये एग्ज़ाम कहीं भी नहीं जाने वाला है, और कम से कम 50 में से 40 से 45 क्वेश्चनों की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अपना पहला सेक्शन है जीके का, और जीके का पहला क्वेश्चन है अपना कि मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन है आपके सामने: झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर उड़ीसा। तो इनमें से जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है कि जून 2024 से भारत के गृह मंत्री कौन है। आप सबको पता है कि 4 जून को लोकसभा का परिणाम आया था, और उसके 5-7 दिन बाद नई लोकसभा का गठन हुआ था। तो ध्यान रखना, अभी जो लोकसभा चल रही है वो 18वीं लोकसभा चल रही है, और 18वीं लोकसभा यानी जो 4 जून से जून 2024 से जो लोकसभा चल रही है उसमें भारत के जो गृह मंत्री है वो कौन है? तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, अमित शाह। ठीक है, जो 17वीं लोकसभा थी उसके गृह मंत्री भी अमित शाह थे। तो ये पेपर आया हुआ, ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में कि जून 2019 से भारत के गृह मंत्री कौन थे। तो जो 17वीं लोकसभा थी वो 2019 में गठित हुई थी, और उस समय भारत के गृह मंत्री कौन थे? अमित शाह। और अभी भी भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। इसके साथ ही ध्यान रखना, राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री है। क्या है? रक्षा मंत्री। और नितिन जयराम गडकरी ये भारत के परिवहन मंत्री है। ठीक है, और जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के अध्यक्ष है। ठीक है, बीजेपी के अध्यक्ष कौन है? जगत प्रकाश नड्डा या जेपी नड्डा। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अमित शाह। अगला सवाल है अपना कि पिंग पोंग किस खेल से संबंधित है, या फिर सवाल ये बन सकता है कि पिंग पोंग किस खेल को और कहा जा सकता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने: लॉन टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या फिर जूडो। तो इनमें से पिंग पोंग है वो किस खेल को कहा जाता है? तो सी ऑप्शन अपना, या ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेबल टेनिस। ठीक है, टेबल टेनिस को पिंग पोंग भी कहा जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो फुटबॉल गेम है, ठीक है, फुटबॉल गेम है उसको शॉकर भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, फुटबॉल का अन्य नाम क्या है? तो शॉकर हो जाएगा। और इसके साथ ध्यान रखना, जो ये टेबल टेनिस है ये चीन का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, सवाल पूछ सकते हैं कि चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो उसका आंसर क्या होगा? टेबल टेनिस। क्वेश्चन नंबर 4 है कि थाईलैंड की राजधानी क्या है। 4 ऑप्शन है आपके सामने: कुआलालंपुर, सियोल, हैनोई या फिर बैंकॉक। ठीक है, तो इनमें से थाईलैंड की जो राजधानी है वो क्या है? तो 4 ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैंकॉक। ठीक है, कुआलालंपुर ध्यान रखना मलेशिया की राजधानी है, और सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी है। ठीक है, किसकी राजधानी है? दक्षिण कोरिया की। हैनोई जो है वो वियतनाम की राजधानी है। ठीक है, वियतनाम की राजधानी क्या है? हैनोई। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा बैंकॉक। थाईलैंड की जो राजधानी है वो क्या है? बैंकॉक। और मुद्रा अगर पूछ ले तो थाईलैंड की जो मुद्रा है वो बाहत है। ठीक है, थाई बाहत। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना कि यमुना नदी किस नदी की सहायक नदी है। 4 ऑप्शन आपके सामने: गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या फिर सिंधु नदी। तो इनमें से जो यमुना नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है? तो ध्यान रखना, यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। और किस नदी की सहायक नदी है? तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा, गंगा नदी की। क्वेश्चन नंबर 6 है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने: 20, 25, 12 और
10। ठीक है, तो राज्यसभा ध्यान रखना भारत का जो ऊपरी सदन है वो क्या है, राज्यसभा। ठीक है, और ध्यान रखना राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। अगर तुम्हें पूछ ले सवाल में कि राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो फिर अगर कुल पूछ ले तो राज्यसभा के टोटल 250 मेंबर होते हैं। और इनमें से वर्तमान के अंदर कितने हैं, तो वर्तमान के अंदर राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। उन 245 में से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं और 233 सदस्यों का निर्वाचन राज्यों के द्वारा और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है। तो टोटल जो 12 सदस्य है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब अगर राज्यसभा की जगह आपसे अगर यहाँ पूछ ले कि बताओ लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं या किए जाते थे, क्योंकि जो 2020 के अंदर, ठीक है, 2020 के अंदर जो 126वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था। ठीक है, तो इसको बंद कर दिया गया है। ठीक है, आज वर्तमान के समय में लोकसभा में कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, 2020 से ही इस प्रणाली को बंद कर दिया जाता है। और ये 2 सदस्य कौन होते थे, तो ये आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन होते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हड़प्पा स्थल धोलावीरा किस भारतीय राज्य में खोजा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान, गुजरात, पंजाब या फिर हरियाणा। तो इनमें से हड़प्पा स्थल है वो किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट आंसर होगा गुजरात के अंदर। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का जो धोलावीरा स्थल है वो कहाँ है, गुजरात के अंदर। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान के अंदर जो खोजा गया शहर है उसका नाम है कालीबंगा। ठीक है, इसके बारे में भी पूछा गया आर्मी एक एग्जाम के अंदर कि कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, तो कालीबंगा कहाँ होगा, राजस्थान के अंदर। इसके साथ साथ ही पूछ सकते हैं कि जो बनावली है या बनवाली, ठीक है, ये क्षेत्र या ये स्थल कहाँ पर है, तो ये हरियाणा के अंदर है। ठीक है, बनावली कहाँ पर है, हरियाणा के अंदर, कालीबंगा राजस्थान के अंदर और धोलावीरा गुजरात के अंदर। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र मिले वो वास्तव में गुजरात के अंदर थे, जिसमें धोलावीरा, लोथल, ठीक है, रंगपुर और भगतराव। ठीक है, ये क्षेत्र भी कहाँ पर खोजे गए हैं, गुजरात के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि डी गुकेश का संबंध किस खेल से है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, मुक्केबाजी, क्रिकेट, तीरंदाजी या फिर शतरंज। ठीक है, तो डी गुकेश, जिनका पूरा नाम है गुकेश डोमराजू। ठीक है, और इनका संबंध किस खेल से है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, शतरंज। ठीक है, और ध्यान रखना ये शतरंज के ग्रैंड मास्टर है। ठीक है, क्या है, ग्रैंड मास्टर। और सवाल पूछ सकते हैं ये भी कि ग्रैंड मास्टर शब्द किस खेल से संबंधित है, तो फिर आंसर क्या होगा, शतरंज। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना कि डी गुकेश शतरंज में जो ग्रैंड मास्टर का खिताब है ये जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय, इन्होंने मात्र 18 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर जीता है। अगला क्वेश्चन है अपना कि वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, विजय रूपानी, आनंदीबेन पटेल, भूपेंद्र पटेल या फिर नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो देखो वर्तमान के अंदर यानी 2024 के अंदर या 2024-25 के अंदर जो गुजरात के मुख्यमंत्री है वो भी कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूपेंद्र पटेल। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना इसी के अंदर, आनंदीबेन पटेल है और विजय रूपानी है और नरेंद्र मोदी है। ठीक है, तो ये भी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और इनमें से जो नरेंद्र मोदी है वो भारत के प्रधानमंत्री है वर्तमान में, और आनंदीबेन पटेल ये अभी यूपी के राज्यपाल है। ठीक है, आनंदीबेन पटेल कौन है, यूपी की राज्यपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि किन देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा आयोजित किया जाएगा या किया गया है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, भारत और ईरान, भारत कजाकिस्तान, भारत ओमान या फिर भारत सऊदी अरब। ठीक है, तो अल नजा जो सैन्य युद्ध अभ्यास है वो किन 2 देशों के बीच होगा, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, भारत और ओमान के बीच।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चार ऑप्शन है आपके सामने, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 32। तो इनमें से जो शिक्षा का अधिकार है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 21A। ठीक है, शिक्षा के अधिकार को ध्यान रखना 2002 के अंदर जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें लागू किया गया था, और इसको अनुच्छेद 21A में के तहत शामिल किया गया था। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि अनुच्छेद 17 का जो संबंध है वो अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत के अंत से संबंधित है अनुच्छेद 17। और अनुच्छेद 32 का संबंध ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यही वो संविधान की अनुच्छेद है जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था, और यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके साथ ध्यान रखना अनुच्छेद 19 का संबंध है अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 19। तो यहाँ पर जो शिक्षा का अधिकार है वो अनुच्छेद 21A के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि आगरा में वास्तुकला का प्रतीक क्या है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो आगरा के अंदर है और भारत में बहुत ऐतिहासिक भी है और वास्तुकला का प्रतीक भी है। चार ऑप्शन है आपके सामने, लाल किला, हवा महल, ताजमहल या फिर कुतुब मीनार। तो इनमें से कौन सी जो स्थापत्य कला या वास्तुकला है जो आगरा में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर आ जाएगा, ताजमहल। ठीक है, ध्यान रखना लाल किला दिल्ली के अंदर है, और जो हवा महल है वो जयपुर के अंदर है। ठीक है, और कुतुब मीनार ये भी दिल्ली के अंदर है। ठीक है, और ताजमहल कहाँ पर है, आगरा के अंदर। निर्माण से अगर संबंधित बात हो तो दिल्ली का जो लाल किला है और आगरा का ताजमहल, इन दोनों का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने। ठीक है, और जो हवा महल का निर्माण है वो प्रताप सिंह ने करवाया था, सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक है, और कुतुब मीनार का निर्माण है वो शुरू तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन उसको जो पूरा है वो इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। चार ऑप्शन है आपके सामने, जावा, बोर्नियो, सुमात्रा या फिर ग्रीनलैंड। तो इनमें से जो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है। ध्यान रखना ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप पूछ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर एशिया का सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोर्नियो। ठीक है, बोर्नियो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जबकि दुनिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड पूरी दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अब इसमें सवाल पूछ भी सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा ग्रेट निकोबार द्वीप। ठीक है, ये ग्रेट निकोबार द्वीप भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन अपना कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। चार ऑप्शन है आपके सामने, 26 दिसंबर, 26 नवंबर, 24 नवंबर या फिर 24 दिसंबर। तो इनमें से भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, 24 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है अपना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, इनमें से कौन है जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो ध्यान रखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो हुई थी 1885 के अंदर, और किसने की थी, तो A.O. ह्यूम ने। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, A.O. ह्यूम ने। और जो इनके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे W.C. बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। ए ऑप्शन अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब इसी के अंदर ध्यान रखना कि जो एनी बेसेंट है वो पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, कौन थी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा। और बदरुद्दीन तैयब जी ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। और डी ऑप्शन अपना जॉर्ज यूले ये कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे।
ठीक है, कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। अब सवाल पूछ सकते हैं इसमें और भी बनते हैं सवाल कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कि कौन सी पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्षा बनी? तो इसका आंसर आएगा फिर सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला थी। ध्यान रखना पहली महिला कौन थी? एनी बेसेंट। ध्यान रखना एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी। ठीक है, ये आयरिश थी। कौन थी? आयरिश या फिर आयरलैंड की थी। ठीक है, भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। इसके अलावा और पूछ सकते हैं कि सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? तो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ये भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, इसके अलावा और सवाल पूछ सकते हैं कि वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, करंट अफेयर से सवाल बन सकता है कि वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखना मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और इससे संबंधित एक सवाल और बन सकता है कि जब भारत को आज़ादी मिली तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ था तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। तो इस इतने सवाल बन सकते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके पेपर में आ सकते हैं। सेकंड सेक्शन है अपना साइंस का, और साइंस के अंदर भी टोटल 15 क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 16 है कि चूहे के जहर का रासायनिक नाम क्या है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, लेड नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड, पोटेशियम साइनाइड या फिर जिंक फास्फेट। ठीक है, तो इनमें से चूहे का जहर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिंक फास्फेट, जिसका फॉर्मूला यानी सूत्र होता है Zn3P2। ठीक है, जिंक फास्फाइड का सूत्र क्या है? और ध्यान रखना ये कृतंगनाशी है। कृतंगनाशी किसको बोलते हैं? ऐसे जानवर जिनके छोटे छोटे दांत होते हैं जो कुतरते हैं किसी चीज को, तो उनको मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक फास्फाइड का। और कृतंगनाशी के अंदर चूहे, गिलेरिया ये सारे जीव आते हैं। अगला सवाल है अपना कि अस्कॉर्बिक अम्ल किस में पाया जाता है? ठीक है, अस्कॉर्बिक अम्ल किसको बोलते हैं? विटामिन सी को। ठीक है, विटामिन सी को ही अस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। और ये किस में पाया जाता है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, नींबू, आंवला, कच्चा आम या फिर संतरा। ठीक है, तो जो अस्कॉर्बिक एसिड है वो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंवला। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। इसके अलावा पूछ सकते हैं आपसे कि नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल होता है? तो इनके अंदर होता है साइट्रिक अम्ल। ठीक है, या इसको बोलते हैं हम सिट्रिक अम्ल। ठीक है, ये दोनों किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में, जैसे नींबू और संतरा में। और कच्चे आम के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये आर्मी में आया हुआ क्वेश्चन है, जो 2023 का पेपर उसमें आया था। तो कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ध्यान रखना टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल कच्चे आम के अंदर पाया जाता है। और इसके अलावा टार्ट्रिक अम्ल जो इमली होती है और अंगूर होता है। ठीक है, इमली और अंगूर के अंदर भी टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि दूध का पीएच मान कितना होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, 2.4, 4.4, 6.5 या फिर 7.4। ठीक है, जो दूध होता है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 6.4 से लेकर 6.6 के बीच में होती है। तो इनमें से जो 6.5 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और डी ऑप्शन दे रखा है इसमें 7.4, ये मानव रक्त का पीएच मान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि अल्फा कण की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड या फिर जॉन डाल्टन। तो इनमें से अल्फा कणों की खोज किसने की थी? तो सी ऑप्शन अपना है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की खोज की थी। अल्फा किरण को या
अल्फा कण का हो। ठीक है, इनमें से पहला ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ध्यान रखना, एक तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, या फिर फोटोन। ठीक है, फोटोन कण की खोज किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। फोटोन क्या होता है? तो ध्यान रखना, प्रकाश जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसको फोटोन कहा जाता है। ठीक है, और बी ऑप्शन है अपना जे थॉमसन। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। और जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी। ठीक है, परमाणु की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने। या परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है? ठीक है, विषाणु जनित मतलब जो विषाणु या वायरस से होने वाला रोग है। चार ऑप्शन है आपके सामने, निमोनिया, टाइफाइड, पोलियो या फिर डिप्थीरिया। तो इनमें से वायरस यानी विषाणु से होने वाला रोग कौन सा है? तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा, पोलियो। ठीक है, जबकि निमोनिया, टाइफाइड और डिप्थीरिया ये तीनों रोग जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि डीएनए का पूरा नाम या पूर्ण रूप क्या है? चार ऑप्शन है आपके सामने, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डी न्यूक्लिक एसिड या डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ध्यान रखना, दो वर्ड आते हैं, एक तो डीएनए और एक आता आरएनए। ठीक है, डीएनए का जो पूरा नाम है वो होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। जबकि आरएनए का ये होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, दोनों का ध्यान रखना, किसी का भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि फलों का सड़ना कौन सा परिवर्तन है? चार ऑप्शन है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, कृत्रिम या फिर जैविक। ठीक है, तो इनमें से जो फलों का सड़ना होता है वो एक रासायनिक क्रिया या रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, इसके अलावा लोहे पर जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन है, दूध का दही में बदलना भी रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन अपना कि कौन सी ग्रंथि है जो लाल भूरे रंग की होती है? चार ऑप्शन आपके सामने, पीयूष ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय या फिर थाइमस। इनमें से कौन सी ग्रंथि है जो हल्के लाल भूरे रंग की होती है? तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, यकृत। ध्यान रखना, यकृत अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। और सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? वो है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, या पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है कि हेलीपुचल तारा कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? ठीक है, तो ध्यान रखना, हेलीपुचल, ध्यान रखना, एक पूंछ वाला तारा है। ठीक है, और ये पूंछ वाला तारा हर 76 साल बाद दिखाई देता है। ठीक है, कितने साल बाद दिखाई देता है? 76 ईयर बाद। ठीक है, और इससे पहले ध्यान रखना, ये 1986 में दिखाई दिया था। कब दिखाई दिया था? 1986 में। और इसका जो आवर्तकाल है वो 76 वर्षों का होता है। यानी अगली बार जब वो दिखाई देगा तो 76 साल बाद दिखाई देगा। यानी अगर 1986 में अगर हम 76 जोड़ते हैं तो 6 और 6 12, 8 और 8 16, और ये हो जाएगा 2062। यानी अगली बार हेलीपुचल तारा कब दिखाई देगा? तो वो 2062 में दिखाई देगा। और उम्मीद करता हूं मैं कि 2062 तक मेरे हिसाब से तो आप नौकरी पूरी करके वापस भी घर आ जाओगे। ठीक है, तो आपको 4 साल के लिए नहीं लगना है। ठीक है, आपको मेहनत करनी है परमानेंट के लिए। ठीक है, परमानेंट के लिए मेहनत करोगे तो शायद 2062 तक तो आप रिटायर भी हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 25 की त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? चार ऑप्शन है, मीटर प्रति सेकंड, या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर न्यूटन मीटर, या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इनमें से जो त्वरण की जो इकाई है वो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2। ठीक है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। एक बार क्वेश्चन देखा था मैंने तो उसमें ये दे रखा था, तो ये दोनों चीज़ सेम ही है। ठीक है, ये भाग में है और ये गुणा के अंदर है। और अगर हम ऐसे पूछ ले सवाल की पृथ्वी की सतह का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, तो वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होता है पृथ्वी की सतह का गुरुत्वीय त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि चाकू से निम्नलिखित में से किस धातु को काटा जा सकता है। तो ऐसी कौन सी धातु है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चार ऑप्शन है आपके सामने, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, तांबा या फिर सोडियम। ठीक है, तो इनमें से कौन सी धातु है जिसको आराम से हम चाकू से काट सकते हैं। तो देखो, इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, एक ट्रिक याद कर लो आप, नकली। ठीक है, NaKl और I। ठीक है, नकली के अंदर देखो यहाँ पर 3 तत्व आ रहे हैं, Na, K और Li। ठीक है, Na का मतलब होता है सोडियम, क्या होता है, सोडियम। K का मतलब होता है पोटेशियम और Li का मतलब होता है लिथियम। ठीक है, ये 3 ऐसी धातुएं हैं जो नरम होती है और इनको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। इनके संकेत भी पूछ सकते हैं, तो सोडियम का संकेत होता है Na, पोटेशियम का K और लिथियम का Li। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा कि किस धातु को आराम से चाकू से काट सकते हैं, तो सोडियम धातु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि मनुष्य में शुक्राणु का निर्माण कौन करता है। चार ऑप्शन है आपके सामने, प्रोटेस्ट ग्रंथि, वीर्य पुटिका, वर्षण या फिर अंडकोश की थैली। तो इनमें से जो मनुष्य है उनमें शुक्राणु का निर्माण है वो कहां पर होता है या कौन करता है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, वर्षण के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटक का एक उदाहरण है। ठीक है, जो जैविक अपघटक है। चार ऑप्शन है आपके सामने, कवक, सांप, चूहे या फिर मानव। तो इनमें से कौन सा एक जैविक या जैव अपघटक है, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, कवक। ठीक है, कवक एक जैविक या जैव अपघटक होता है। अगला क्वेश्चन है अपना कि एविकल्चर शब्द किससे संबंधित है। ठीक है, चार ऑप्शन है, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, मछली पालन या फिर पक्षी पालन। ठीक है, तो इनमें से देखो सबसे पहला ऑप्शन अपना मधुमक्खी पालन, इसको बोलते हैं एपीकल्चर। क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। ठीक है, और रेशम कीट पालन को बोलते हैं सेरीकल्चर, शेरीकल्चर। और जो मत्स्य पालन होता है उसको बोलते हैं पीसीकल्चर। ठीक है, और जो पक्षियों का पालन होता है उसको बोलते हैं एवीकल्चर। तो अपना जो राइट आंसर है वो क्या होगा, एवीकल्चर किसको कहा जाता है, पक्षियों के पालन को। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो इनमें से भारत का एक मिशन है गगनयान। ठीक है, और गगनयान क्या है कि इससे मानव को अंतरिक्ष में ले जाने का मिशन है और इसको किस साल लॉन्च किया जाएगा, तो ध्यान रखना चार ऑप्शन है आपके सामने, 2025, 2026, 2028 या फिर 2040। ठीक है, तो इनमें से जो अंतरिक्ष मिशन है, मानव अंतरिक्ष मिशन, उसको देखो पहले इसको 2024 में लॉन्च करने का प्लान था। ठीक है, जो कैंसिल हो गया, अब इसको 2026 में लॉन्च किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट आंसर होगा। और इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 2028। ठीक है, तो 2028 के अंदर ध्यान रखना मंगलयान। ठीक है, 2028 के अंदर कौन सा मिशन लॉन्च होगा, मंगलयान। और 2040 के अंदर ध्यान रखना भारत चांद पर, ठीक है, मनुष्य को चांद पर भेजने का मिशन लॉन्च करने का प्लान कर रहा है। चलिए, अपनी साइंस कंप्लीट हो गई, अब हम शुरू करेंगे मैथ। ठीक है, ध्यान से देखना, मैथ के भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 31 है अपना कि यदि ए अनुपात बी बराबर 4:5 है और बी अनुपात सी बराबर है 7:8, तो ए सी का मान
क्या होगा। ठीक है, ऐसा सवाल कभी भी आ जाए ध्यान रखना, डायरेक्ट ए सी का मान नहीं निकलता है, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना पड़ेगा। तो देखो ए अनुपात बी क्या है अपने पास 4:5 और बी सी का मान क्या है 7:8। अब आपको कुछ खाली जगह दिख रही है, इसको भर देते हैं। जैसे यहाँ पर 7 लिखा हुआ है तो इसके बराबर में 7 लिख दो, और यहाँ 5 लिखा हुआ है तो यहाँ बराबर में 5 लिखकर इनको आपस में गुणा कर दो। तो 7 को 4 से गुणा किया तो 28, और 7×5 35, और 8×5 40। ठीक है, अब ये आ गया अपने पास ए बी सी तीनों का मान। हमसे पूछ रहा है ए अनुपात सी क्या होगा, तो ए का मान तो आया अपने पास 28 और सी का मान आ गया 40। जो कट रहा है 4 से, 4 और 7 28 और 4 दाए 40, यानी ए सी का मान क्या हो जाएगा 7:10। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एक संख्या में 34 की वृद्धि करने पर वे खुद का 3/2 हो जाती है, तो वे संख्या क्या होगी। देखो सवाल को अगर आप अगर कर सकते हो बेटर तो ठीक है, वरना जमाने की कोशिश करो। सवाल जब तक आप जमाओगे नहीं, सवाल को कर नहीं पाओगे। ठीक है, एक संख्या, तो एक संख्या को क्या मान लेंगे हम x, इसमें 34 की वृद्धि करने का मतलब 34 जोड़ने पर वे क्या हो जाती है खुद का, यानी खुद क्या वो x, इसका 3/2। बस इतना सा सवाल है ये। ठीक है, इसको सरल कर लो। देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो आप एक मान के इसको वजर गुणा भी कर सकते हैं, या फिर इसको अगर हम सरल करते हैं तो ये हो जाएगा x + 34 बराबर है अपने पास 3x/2। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 2x + 68 बराबर हो जाएगा अपने पास 3x। ठीक है, और x को एक तरफ करेंगे तो अपने पास ये 2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, और 68 इक्वल हो जाएगा 2x में से x गया तो x 68। ठीक है, x का मान हो जाएगा 68, यानी वो संख्या क्या होगी 68। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है कि भिन्न है 1/5, इसको प्रतिशत में बदलो। तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो सीधा 100 से गुणा कर दो। 5 से कट रहा है, 5 दूना 10, 0 का 0, यानी कितने परसेंट हो जाएगी वो 20%। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि यदि x तथा 2x एक दूसरे के समपूरक कोण है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए कि एक तो होता है पूरक कोण, क्या होता है पूरक कोण, और एक होता है समपूरक कोण। ठीक है, अब ध्यान रखना पूरक कोण ऐसे दो कोणों को योग को बोलते हैं जिनका योग 90 डिग्री होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग 90, और समपूरक ऐसे दो कोण यानी x + y जिनका योग 180 हो। अब इसने कहा कि x और 2x एक दूसरे के समपूरक है, मतलब एक कोण तो x है और दूसरा 2x है, तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, समपूरक है तो 180, या x और 2x हो गया अपने पास 3x बराबर है 180, और 3 से 180 कटता है 60 बार, यानी वो जो x का मान है वो क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। अगला सवाल है अपना कि एक वस्तु को 300 रुपए में खरीदकर 10% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है 300 रुपए। ठीक है, खरीदा मतलब क्रय मूल्य, और 10% की हानि हो रही है। 10% की हानि का मतलब अगर हम मान लो मैं क्रय मूल्य इसका मान लेता हूँ 100। ठीक है, प्रतिशत का सवाल है, क्रय मूल्य क्या मान लेता हूँ मैं 100। तो अब 10% हानि हो रही तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 10% कम में बेच रहा है, मतलब 100 की चीज को कितने में बेच रहा है ये 90 रुपए में। अब ये कह रहा है कि 300 में खरीदा, मतलब क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य के नीचे लिख दो 300 रुपए। तो बताओ विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य के नीचे x मान के इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। लाभ हानि में तुम्हें कोई भी फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जमाना सीख जाओ, एक चुटकी में उसका आंसर आएगा। ठीक है, तो 100 को x से गुणा किया तो 100x बराबर हो जाएगा 300 गुणा 90। ये 100 गुणा में कहाँ चला जाएगा भाग के अंदर, यहाँ देखो 2 0 से 2 0 कट गया, 90 को 3 से गुणा कर दो, 9 × 27, 0 का 0, यानी इसका जो विक्रय मूल्य है वो क्या हो जाएगा 270। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर होगा। अगला सवाल है अपना कि 3 संख्याओं का औसत 27 है। दूसरी संख्या पहली की 3 गुणा है और तीसरी संख्या पहली की 5 गुणा है, तो उन संख्याओं का क्रम क्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर
तीन संख्या है और उनका औसत 27 दे रखा है। ठीक है, तो ध्यान रखना संख्या को औसत से गुणा करने पर उनका योग आता है, तो उनका योग हो जाएगा 81। ठीक है, योग तो कितना होगा 81। अब अगर चाहो तो इसको ऑप्शन से भी देख सकते हो। इसने कहा कि जो दूसरी संख्या है वो पहली की 3 गुणा है, तो ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या है। ठीक है, पहली की 3 गुणा कौन है, दूसरी संख्या। तो पहली संख्या को मान लो x और इसका 3 गुणा क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, x का 3 गुणा 3x। और तीसरी संख्या पहली की 5 गुणा है, तो पहली x है, x का 5 गुणा क्या होता है 5x। तो देखो ऑप्शन में ऐसी संख्या ढूंढनी है जो पहली की जो दूसरी संख्या वो पहली की 3 गुणा हो। तो देखो ये पहली की 3 गुणा नहीं है, ये पहली की 3 गुणा नहीं है, और ये 8 पहली की 5 गुणा, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन एक ही बच रहा है अपने पास 9, 27 और 45। तो अगर मैं x को 9 मानता हूँ तो 9 का 3 गुणा क्या हो जाएगा 27 और 9 का 5 गुणा 45, यानी वो संख्या क्या हो जाएगी 9, 27, 45। ठीक है, इसको अगर सरल करना चाहो तो भी कर सकते हो। देखो सरल कैसे करते हैं वो भी मैं बता देता हूं। अगर मान लो तुमने ये जमा लिया तो देखो तीनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 81। तीनों का योग कितना है 81। तो x और 3x हो गया 4x और 5x हो गया 9x बराबर है 81। और 9 का भाग 81 में 9 बार जाता है, मतलब x का मान 9 आया तो पहली संख्या 9 होगी, दूसरी 27 होगी और तीसरी 45, यानी वो संख्या होगी 9, 27 और 45। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सवाल है अपना कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का जो क्रम है वो 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है, और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो x का मान क्या होगा। देखो घनाभ का जो पृष्ठ क्षेत्रफल वो क्या होता है, घनाभ का पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, वो होता है 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, और अगर इसका मान ऑलरेडी इसने कहा कि 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब बराबर में क्या लिख देंगे 900। अब देखो यहाँ पर ये 2 गुणा में है, ये भाग में चला जाएगा तो ये कटकर हो जाएगा अपने पास 450। ठीक है, अब देखो लंबाई कितनी है इसकी, तो लंबाई अपने पास 15 सेंटीमीटर, तो लंबाई हो गई 15 इंटू चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई की जगह लिख दो 10 प्लस वापस चौड़ाई 10 है और ऊंचाई है x, फिर वापस ऊंचाई है x और लंबाई है 15। ठीक है, अब अगर इसको सरल करते हैं तो 15 को 10 से गुणा किया तो ये तो हो गया 150, 10 को 1 से गुणा किया तो ये हो गया 10x, और 15 को 1 से गुणा किया तो ये हो गया 15x बराबर में है 450। ठीक है, ये 150 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 150 हो जाएगा। इधर देखो अपने पास 10x और 15x है, 10x और 15x हो गया 25x बराबर है 450 में से 150 को माइनस किया 300, ये 25 गुणा में कहाँ चला जाएगा भाग में, और 25 भाग में चला जाएगा। ठीक है, और 25 का भाग 300 के अंदर जाता है, 25 एकम 25, 5 बच गया, 25 दूना 50, यानी x का मान है 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि संख्या 3744 निम्नलिखित में से किस अंक की संख्या से विभाजित होगी। ठीक है, 3744 में किस संख्या का भाग जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर हम इसमें 7 का भाग, देखो 5 का भाग इसमें जा ही नहीं सकता। ठीक है, 5 का भाग क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 5 का एक अंक 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम 7 का भाग देते हैं तो 7 तो 5 35। ठीक है, बच गया अपने पास 2, और 7 या 21, 3 बच गया 34 में 7 का भाग नहीं जाता, मतलब 7 का भाग भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 का अगर हम भाग देते हैं तो 4 का नियम होता है अंतिम 2 अंक 4 का भाग जाना चाहिए, तो यहाँ 44 है और 44 में 4 का भाग जाता है, इसका मतलब इस संख्या में यानी 3744 में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, 4 9 36, 1 बच गया, 4 3 12, 2 बच गया, 4 6 24, 936 बार जा रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना कि यदि 2 संख्याओं में से एक 220 है और उनका HCF और LCM 11 और 2420 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, देखो इस करने का तरीका क्या है, इसमें एक लाइन आती है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या हमेशा बराबर होती है LCM गुणा HCF के। ठीक है, अब ये लाइन याद रखोगे तो इस टाइप के सवाल आराम से कर लोगे। इसमें दे रखा है कि 2 संख्याओं में से एक 220 है, तो एक को मान लेते हैं 220 और दूसरी मालूम नहीं है तो x मान लो। एलसीएम है इसका, देखो एलसीएम पीछे दे रखा है, पीछे क्या है एलसीएम 2420,
और HCF इसका 11। ठीक है, ये 220 गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग के अंदर। अब जो कट रहा है उसको काट दो, सबसे पहले 0 से 0 कट गया, 11 का भाग 22 में 2 बार, और 2 का भाग अगर हम 242 में देते हैं तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 2 1 कम 2, 121 बार। ऑप्शन नंबर सी अपना बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी दूसरी संख्या क्या होगी इसमें, 121। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और जितना हो सके वीडियो को शेयर करो। ठीक है, काफ़ी टाइम बाद मैं क्लास ले रहा हूँ तो मेरा भी मनोबल थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। ठीक है, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 40 की 5 मीटर का 80% क्या होगा। ठीक है, सिंपल सवाल दे रखा है, 5 मीटर है तो 5 मीटर का 80% यानी 80/100 कर दो इसको। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 5 का भाग 10 में 2 बार और 2 का भाग 8 में 4 बार, यानी 4 मीटर 5 मीटर का 80% होता है। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है अपना कि मूलधन 7,500 रुपये पर 4 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, देखो ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या आता है, P इंटू टी इंटू R/100 बराबर होता है SI। ठीक है, तो मूलधन कितना दे रखा है 7,500, टाइम कितना दे रखा है 4 साल, और दर है 5%, तो 5/100, 2 0 से 2 0 कट गया, बाकी को गुणा कर दो तो 5 चौक 20, और अगर हम 20 को गुणा करते हैं 75 से तो 75 दूना 150, 0 का 0, यानी मूलधन जो ब्याज है वो कितना होगा 1,500 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि 2 टी शर्ट और 3 शर्ट की कीमत 2,000 रुपये है, जबकि 3 टी शर्ट और 2 शर्ट की कीमत 2,500 रुपये है, तो बताओ एक शर्ट और एक टी शर्ट की कीमत क्या होगी। देखो ये सवाल अगर हम करते हैं तो बड़ा बनता है, लेकिन इस सवाल को इस तरीके से पैटर्न में देते हैं कि वो कम से कम 15-20 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ जाता है। हमसे जो पूछ रहा है वही चीज़ बतानी है। हमसे पूछा है कि बताओ एक शर्ट और एक टी शर्ट की कीमत क्या होगी, मिलाकर पूछ रहा है दोनों की कीमत। तो देखो अगर इसको हम जमाते हैं समीकरणों के अंदर तो ये होता है, सबसे पहले देर का 2 टी शर्ट, तो टी शर्ट को मैं टी मान लेता हूँ। ठीक है, प्लस 3 शर्ट को मैं एस मान लेता हूँ, बराबर में है 2,000 रुपये। ठीक है, इसी के बाद दे रखा है 3 टी शर्ट प्लस 2 शर्ट की जो कीमत है वो है 2,500 रुपये। ठीक है, तो अगर इस समीकरण को मैं सीधा ही जोड़ लेता हूँ तो 3 और 2 हो जाएगा 5 टी शर्ट, और 3 और 2 5 शर्ट, बराबर है 2,500 और 2,000 4,500। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 5, तो क्या बच गया अपने पास टी शर्ट प्लस शर्ट, बराबर है 4,500। ये 5 गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग में, और 5 9 45, 2 0 का 2 0, यानी एक शर्ट और एक टी शर्ट की जो कीमत है वो कितनी हो जाएगी 900 रुपये। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आया हुआ पेपर में कि यदि 3 की पावर 4x - 2 बराबर 729 है तो x का मान क्या होगा। सवाल सिंपल दे रखा है, 3 की पावर है 4x - 2 बराबर में है 729। देखो यहाँ पर बेस नंबर जो है वो आधार नंबर 3 है, तो हमें क्या करना है इस 729 को भी 3 में बदलना है। अब 729 को 3 में कैसे बदलेंगे, तो इस 729 के तुम गुणनखंड कर दो। ठीक है, 729 क्या होता है 27 का स्क्वायर, यानी 27 इंटू 27, 27 क्या होता है 3 का क्यूब, और ये भी 3 का क्यूब, यानी ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 6। ठीक है, 3 की पावर 3 को 3 की पावर 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 6। तो जो 729 है वो 3 की पावर 6 होती है। इधर क्या अपने पास 3 की पावर 4x - 2, इनका आधार नंबर बराबर है, तो आधार से आधार काट दो, क्या बच गया अपने पास 4x - 2 बराबर है 6। ठीक है, ये माइनस का 2 इधर आएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, तो 4x बराबर हो गया 8, और 4 गुणा में कहाँ चला जाएगा, या 4 से 8 कट गया 2 बार, तो x का मान कितना होगा 2। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बोर्ड मास का क्वेश्चन है कि x का मान क्या होगा। ठीक है, समीकरण दे रखे अपने पास 2 का 3 भाजक 9 गुणा 18 प्लस 1 कोष्टक में 6 + 3। अगर हम बोर्ड मास पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या सरल होता है ब्रैकेट। ठीक है, और ब्रैकेट में अपने पास यहाँ पर क्या है 3 + 6, तो 3 और 6 कितना हो गया अपने पास 9। बाकी सब चीज़ें सेम लिख दो, गुणा 1 + 18 गुणा 9 भाजक 3, और ये का है इसका मतलब मैं लिखकर चल रहा हूँ 1, और इधर है गुणा, और इधर हो गया 2।
ठीक है। देखो का मतलब गुणा है, तो अब ब्रैकेट के बाद देखो अगर हम BODMAS देखते हैं BODMAS, ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट होता है और ब्रैकेट हो गया अपना, तो फिर आता है अपने पास ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसका हिंदी में मतलब होता है का, और का गणित में मतलब होता है गुणा। तो सबसे पहले ये सरल होगा, तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6, बाकी सब चीज़ें सेम उतार दो, 9 गुणा 18 प्लस 1 गुणा 9। अब अगर ऑफ भी सरल हो गया, फिर आता है डिवाइड, यानी क्या सरल होगा भाग, और किस में किसका भाग देना है, तो 6 के अंदर भाग देना है 9 का। अगर भाग पूरा पूरा जा रहा है तो भाग दे दो, अगर नहीं जा रहा है तो इसको भिन्न में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो ये अगर 6 में 9 का भाग देंगे तो 6/9 हो जाएगा, बाकी सब चीज़ों को सेम उतार दो, गुणा 18 प्लस 1 गुणा 9। अब क्या होगा गुणा, तो अगर हम इसको देखते हैं तो 9 से 18 कट गया 2 बार, तो यानी ये हो गया 6 दूना 12, और ये हो गया इधर 9 एकम 9, और 12 और 9 को जोड़ेंगे तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 21। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। इस समीकरण का उत्तर क्या होगा 21। और ये भी मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में आता है, और इस टाइप के खूब क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं इस सवालों में। इस सवाल में भी कुछ नहीं है, आपको जमाना आना चाहिए। सवाल व्यक्ति समय का सवाल है कि 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं, तो 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। व्यक्ति दे रखा है और इधर दिन दे रखे हैं, कितने व्यक्ति हैं 12 व्यक्ति, कितने दिन में करते हैं 20 दिन में। एक लाइन बन गई। आगे का इसने 15 आदमी, इस बार आदमी 15 है, बताओ कितने दिन में करेंगे x। अब यहाँ ध्यान रखना सीधा गुणा नहीं करना है, व्यक्ति समय में हमेशा वज्र गुणा नहीं करना है, सीधा गुणा होता है, ठीक है। तो 15 को 1 से गुणा किया तो 15x, और इधर हो जाएगा अपने पास 12 × 20। ये 15 गुणा में कहाँ चला जाएगा भाग के अंदर, 5 से कट रहा है, 5 तिया 15, 5 चौक 20, और 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 को 4 से गुणा किया तो 16, यानी ये जो 15 आदमी इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे 16 दिन के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है अपना कि यदि सांकेतिक भाषा में टेक को VGCEJ लिखा जाता है, ठीक है, तो स्टडी को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो TEACH, और इसका जो कोड है वो क्या है VGCEJ, ठीक है। अगर हम देखते हैं तो टी का वी आ रहा है, ठीक है, टी का वी मतलब 2 प्लस करके लिख रहा है, ई के बाद जी आ रहा है तो FG यानी 2 प्लस कर रहा है, यहाँ पर भी 2 प्लस कर रहा है, सी के बाद ई तो यहाँ भी 2 प्लस, और एच का जे, ठीक है, यहाँ भी 2 प्लस कर रहा है। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है बताओ स्टडी STUDY, ठीक है, स्टडी का कोड क्या होगा, तो एस का 2 प्लस क्या होगा, एस का प्लस 2 करेंगे तो STU क्या हो जाएगा U, और अगर हम टी का 2 प्लस करते हैं तो टी का 2 प्लस होता है V, ठीक है, और फिर अगर हम U का 2 प्लस करते हैं तो U का 2 प्लस होता है W, ठीक है, और D का 2 प्लस करते हैं F, और Y का देखो Y में देखो लास्ट Y के 1 प्लस करने पर Z आ रहा है, ठीक है, और हमसे 2 प्लस करने के लिए बोल रहा है, तो अगला जो वर्ड है वो A आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा अपना UVWFA, जो ऑप्शन नंबर 4 में अपने है, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है कि रिक्त पद का मान क्या है, ठीक है, लिखा हुआ अपने पास F2 I6 L10 O14, तो या डैश में क्या आएगा। देखो अगर हम यहीं देखते हैं इसमें तो F के बाद I आ रहा है, ध्यान रखना ये 16 नहीं है, ये I है, ठीक है। तो F के बाद GHI यानी कितना प्लस कर रहा है 3 प्लस कर रहा है, ठीक है। फिर I का L, GI के बाद J के L, यहाँ भी 3 प्लस कर रहा है, L के बाद O, L के बाद MNO, यहाँ भी 3 बढ़ा रहा है, तो O का 3 प्लस क्या करेंगे, तो O के बाद देखो O के बाद PQR, यानी पहला वर्ड तो क्या आएगा R, और यही अपना आंसर मिल गया R18, क्योंकि यहाँ पर अगर नंबर देखते हैं तो 2 का 6 4 प्लस कर रहा है, 6 का 10 4 प्लस कर रहा है, 10 का 14 भी 4 प्लस कर रहा है, तो 14 का 4 प्लस क्या हो जाएगा 18। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा, R18 यहाँ पर रिक्त स्थान पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि सही विकल्प का चयन कीजिए, राजस्थान जयपुर समानुपात झारखंड अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो राजस्थान की राजधानी दे रखी है जयपुर, तो झारखंड की राजधानी क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा, रांची। झारखंड की राजधानी क्या है रांची।
सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है अपना कि नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 प्रकार के एक समान है और एक बेजोड़ है, ठीक है, या भिन्न है, तो उस भिन्न का या बेजोड़ का चयन करना है, ठीक है। पालक दे रखा है, प्याज दे रखा है, मूली और सलजम, ठीक है। तो इनमें से जो अलग है उसका चयन करना, और ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है। आप या फिर इसको मुझे कमेंट में दिखाओ या कमेंट में करके बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। हो सकता है ये फल सब्जी से संबंधित हो या किसी और वे में संबंधित हो, तो इसका राइट आंसर, और ध्यान रखना तुक्के से आंसर नहीं देना है, समझना है सवाल को, क्योंकि ऐसे सवाल क्या होता है हमें कंफ्यूज कर देते हैं कि इसका आंसर सही क्या होगा, या कोई जड़ है या कुछ भी हो सकता है। तो इसका आंसर आप मुझे फटाफट कमेंट में दो। और लास्ट क्वेश्चन अपना है कि आज से 3 दिन पहले शुक्रवार था, तो आज से 2 दिन बाद कौन सा वार होगा। देखो इस सवाल ऐसे सवालों को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, एक गोला बनाओ और उसके नीचे लिखो ये आज है, क्या है, आज, ठीक है। अब इसने कहा आज से 3 दिन पहले, तो 3 दिन पहले चलते तो 1 दिन, ये 2 दिन और ये 3 दिन पहले कौन सा वार था, तो यहाँ लिख दो शुक्रवार, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि बताओ आज से, वापस आज पर आ जाओ, ठीक है, यहाँ पर आज पर आ जाओ, और आज के 2 दिन बाद, तो आज ये हो गया, ये आज का 1 दिन बाद और ये 2 दिन बाद, यानी इस दिन वार कौन सा होगा ये हमें पता करना है। तो सीधा देखो वारों के नाम याद है आपको, तो शुक्रवार से चले जाओ इस दिन पर, ठीक है। शुक्रवार के बाद शनिवार, ये रविवार हो जाएगा, ये सोमवार, ये मंगलवार और ये बुधवार, यानी आज के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा, बुधवार। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से आराम से इस सवाल को कर सकते हैं। तो ये रही अपनी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और लगभग 2 साल बाद मैंने वापस शुरू किया है, 2 साल बीच में नहीं ले पाया क्लास, इसके कुछ मेरे कारण हो सकते हैं, कुछ अदर भी हो सकता है। बाकी मैं अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं ये जो जब तक आपके एग्ज़ाम होंगे तब तक आपके एग्ज़ाम की गारंटी मैं लेता हूँ। डेली आपको एक वीडियो मिलेगी, एक ऐसा ही मॉडल टेस्ट। और अगर आपको चाहिए कि पूरा कोर्स मैं मैथ और रीजनिंग का पूरा कोर्स या फिर जीके साइंस का पूरा कोर्स आपको कराऊं, तो मैं विचार कर रहा हूं कि एक डिजिटल बोर्ड लेने की। तो अगर आप मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो मैं डिजिटल बोर्ड पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा कोर्स कराऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।